इवनिंग प्यारे बच्चों, मैं हूं आपके एजुकेटर पूर्णिमा और हम करेंगे वर्कशीट नंबर 86। सब्जेक्ट आपका सामाजिक विज्ञान है, कक्षा आपकी 10वीं है और ये वर्कशीट है 20 फरवरी की। लघु उत्तरीय प्रश्न, एक एक नंबर के ये प्रश्न हैं। तो चलिए, भारत की पहली रेलगाड़ी कब और कहाँ चलाई गई थी? तो करते हैं इन क्वेश्चंस को। तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के घटक कौन कौन से हैं? कौन सा समुद्री पतन लौह अयस्क के निर्यात के संदर्भ में प्रमुख पतन है? स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद विकसित पहला पतन कौन सा है? भारत की तटरेखा की लंबाई कितनी है? एक एक नंबर के ये क्वेश्चन हैं, हमने इनको किया भी था। तो चलिए इनके आंसर्स करते हैं। तो भारत की पहली रेलगाड़ी कब और कहाँ चलाई गई थी? भारत की पहली रेलगाड़ी 16 अप्रैल 1953 को मुंबई से थाने तक चलाई गई थी। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के घटक कौन कौन से हैं? आयात और निर्यात। या तो हम जो विदेश है, विदेश में से चीज़ें लेकर आते हैं या फिर वहाँ पर भेजते हैं। तो आयात लेकर आना, निर्यात भेजना। कौन सा समुद्री पतन लौह अयस्क के निर्यात के संदर्भ में प्रमुख पतन है? तो कौन सा समुद्री पतन लौह अयस्क के निर्यात के संदर्भ में प्रमुख पतन है? गोवा का मार्मा गोवा पतन। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद विकसित पहला पतन कौन सा है? कांडला पतन। कहाँ पर है कांडला पतन? ये मुझे आप कमेंट में बताएंगे। ठीक है, आप कमेंट करके बताएंगे, क्योंकि हमने ये सारे जो पतन थे ये हमने पढ़े थे, तो आप मुझे कमेंट में बताएंगे। भारत की तटरेखा की लंबाई कितनी है? भारत की तटरेखा की लंबाई, तटरेखा बोले तो जैसे यहाँ से गुजरात से स्टार्ट होकर है ना, इधर बांग्लादेश तक, यहाँ तक, ये वाली रेखा की कितनी लंबाई है ये पूछ रहे हैं यहाँ पे। तो तटरेखा की लंबाई है 7516.6 किलोमीटर। चलो, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न करेंगे। जनसंचार के साधनों से होने वाली किन्हीं 3 लाभों को लिखिए। जनसंचार क्या होता है भाई? जिससे जनता के पास जो माध्यम है, जिससे इन्फॉर्मेशन पहुंचती है, तो रेडियो है, टीवी है, समाचार पत्र है, पत्रिकाएं हैं, किताबें हैं, प्रेस है, सिनेमा है। तो इनके माध्यम से देश विदेश की खबरों की जानकारी मिलती है। दूरदर्शन, रेडियो, चलचित्र मनोरंजन में सहायक होते हैं। कौन कौन से नए प्रोडक्ट मार्केट में आए हुए हैं उनकी जानकारी मिलती है। शिक्षा और ज्ञान प्राप्ति में सहायक होते हैं। तो बहुत सारे होते हैं, तो हमें 3 लिखने थे, आप कितने भी बनाकर लिख सकते हो। ठीक है, जनसंचार मतलब आपको ना क्वेश्चन समझ में आना चाहिए बच्चा। क्वेश्चन जनसंचार, जनसंचार का मतलब है कि भाई वो माध्यम जिनसे जनता के पास इन्फॉर्मेशन पहुंचती है। तो रेडियो से भी पहुंचती है, हमारा मनोरंजन होता है, हमें देश विदेश में क्या ट्रेंड चल रहा है, कौन सा नया मोबाइल लॉन्च हुआ है, कौन सी बेस्ट बुक है, मतलब बहुत सारे, कौन सा फैशन चल रहा है, सब कुछ तो हमें उनसे पता लगता है। कौन सा देश हमसे आगे चल रहा है, कौन से देश में क्या हो रहा है, सारी इन्फॉर्मेशन हमें उससे, तो आप अपने आप से भी बनाकर लिख सकते हैं। पाइपलाइन परिवहन को परिभाषित करते हुए उसके लाभ बताइए। पाइपलाइन जैसे तरल पदार्थों एवं गैसों को लंबी दूरी तक ले जाने हेतु सुविधाजनक एवं नवीनतम परिवहन प्रणाली है। देखो, पाइपलाइन का सबसे ज़्यादा इफेक्टिव क्या चीज़ है भाई? ट्रैफिक में तो फंसने वाले हैं नहीं, है ना। इसका प्रयोग शहरों व उद्योगों में पानी पहुंचाने के लिए होता है। कच्चा तेल, पेट्रोल उत्पाद तथा गैसों को उर्वरक कारखानों, गैस शोधशालाओं व बड़े ताप विद्युत ग्रहों तक पहुंचाने में किया जाता है। ठोस पदार्थों को तरल अवस्था में परिवर्तित करने ले जाने में किया जाता है। और एक और लाभ क्या हो गया कि भाई इसका क्या होता है कि इसका मेंटेनेंस का जो कॉस्ट होता है वो कम होता है। दूसरा, आप ट्रैफिक से बच सकते हो। ठीक है, डायरेक्ट घर में डिलीवरी पहुंचती है। तो ऐसे बहुत सारे लाभ आप लिख सकते हो जो मैंने आपको पहले करवाए हुए हैं। स्वर्णिम चतुर्भुज महाराजमार्ग की 3 विशेषताएं बतानी है। ये देश के 4 महानगरों दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई। तो दिल्ली जैसे हमारे इसमें है, ठीक है, कोलकाता यहाँ से है मैप में, फिर हमारा मुंबई, फिर चेन्नई। तो इस तरीके से ये क्वाड्रिलेटरल सा बना हुआ है हमारा, ठीक है, चतुर्भुज बना हुआ है। तो ये एक सड़क परियोजना है। इसका उद्देश्य देश के बड़े शहरों के बीच की दूरी को कम करना है। स्वर्णिम चतुर्भुज महाराज देश के 13 राज्यों से होकर गुजरता है। अब क्वेश्चन 1 नंबर का आपसे पूछा जा सकता है कि स्वर्णिम चतुर्भुज कितने राज्यों से होकर गुजरता है, तो ये आप लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, एक देश के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की प्रगति उसके आर्थिक वैभव की सूचक है। कथन की व्याख्या कीजिए। 2 देशों के मध्य होने वाला व्यापार अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहलाता है। अपने देश में वस्तुएं व सेवाओं की आपूर्ति के लिए सभी देश अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर निर्भर रहते हैं, क्योंकि ऐसा तो है नहीं ना। देखो, अब क्या है कि हमारा जो देश है, मोस्ट ऑफ द टाइम हमारे देश में गर्मी रहती है ना।
मतलब सर्दी आती है लेकिन उतनी नहीं होती जितनी कि जो अमेरिका, कनाडा, रशिया में होती है, उतनी सर्दी नहीं होती है। तो वहाँ पे ठंडे इलाके की ज्योग्राफी अलग है, गर्म इलाके की ज्योग्राफी अलग है, तो जो फसलें होंगी वो भी अलग होंगी। लेकिन हमें हर जगह की जो सर्विस है, हर जगह के जो फ्रूट्स हैं या फिर जो भी चीज़ें हैं वो हमें चाहिए होती हैं। तो एक देश की आर्थिक समृद्धि को उसके अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के आधार पर मापा जा सकता है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से स्थानीय बाजार का विस्तार होता है, उद्योगों को कच्चे माल की प्राप्ति होती है तथा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार द्वारा विदेशी मुद्रा प्राप्त होती है, जिसका प्रयोग अनेक महत्वपूर्ण वस्तुओं के आयात में किया जाता है। इसीलिए अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को राष्ट्र का बैरोमीटर भी कहा जाता है। ठीक है, अब देखो जैसे बहुत सारा ऐसा होता है कि जो हम अंतर्राष्ट्रीय व्यापार होता है तो जितना मान लो हमने कोई चीज़ एक्सपोर्ट की, बनाने के लिए एक्सपोर्ट की, तो हमारे पास डॉलर भी तो आया ना, और वो डॉलर आया तो उससे हम बहुत कुछ कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए, परिवहन और संचार के साधन एक दूसरे के पूरक होते हैं। बिल्कुल भाई, जब मान लो एक प्रोडक्ट बन गया है, ठीक है, और आपको उसके बारे में इन्फॉर्मेशन नहीं, तो खरीदोगे कैसे? परिवहन का अर्थ है किसी व्यक्ति या वस्तु को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना, जबकि संचार सूचनाओं के आदान प्रदान को कहा जाता है। संचार के साधन में डाक, टेलीग्राम, मोबाइल, अखबार, टीवी, ईमेल, सोशल मीडिया आदि आते हैं। परिवहन और संचार के साधन काफ़ी हद तक एक दूसरे पर निर्भर होते हैं तथा दोनों ही किसी भी देश के जो वो होता है, दोनों ही किसी देश के विकास का आधार होते हैं, देश की जीवन रेखा कहलाते हैं। इसी आधार पर कहा जाता है कि परिवहन और संचार एक दूसरे के पूरक हैं। तो पूरक तो हैं ही, क्योंकि मान लो आपने एक प्रोडक्ट भी बना दिया कि हाँ भी कोई प्रोडक्ट बनकर तैयार हुआ, परिवहन से आप उसको कहीं पर लेकर गए, लेकिन अब लोगों को बताना भी तो है ना कि भाई ये प्रोडक्ट बना है। फॉर एग्जाम्पल कोई मोबाइल लॉन्च हुआ, ठीक है भाई, प्रोडक्ट बन गया, ट्रांसफ़र भी हो गया दुकानों पे, आपको पता ही नहीं लगा, संचार ही नहीं हुआ कि कौन सा प्रोडक्ट आया है, तो आपको उसका फ़ायदा क्या है? तो दोनों एक दूसरे के पूरक होते हैं। ठीक है, तो ये थी हमारी आज की वर्कशीट। देख लेते हैं कि यही क्वेश्चंस हैं क्या। हाँ, तो यही हमारे 5 क्वेश्चन थे। बच्चों देखो, इन वर्कशीट के माध्यम से पहले तो हमने, अगर आप वर्कशीट भी दोबारा रिवाइज कर लेते हो ना, मतलब ये लगा लो आपके बहुत अच्छे मार्क्स आ जाएंगे, क्योंकि वर्कशीट में हमने पूरी एनसीईआरटी को बहुत ही अच्छी तरीके से किया है। और एक एक क्वेश्चन, मुझे ऐसा लगता है कि ये वाले जो क्वेश्चन अभी हम कर रहे हैं, ये अराउंड हम 3-4 बार कर चुके हैं, बार बार की वर्कशीट में रिपीट होने की। तो अगर आपको लगता है कि भाई एनसीईआरटी आपके लिए नई लग रही हैं या सैम्पल पेपर आपको नए लग रहे हैं, तो आप अगर जो आपकी वर्कशीट आई हुई हैं उनको ही ध्यान से, जो मैंने बोला हुआ है उनको समझते हुए कर लोगे ना, तो आपका आसानी से अच्छे मार्क्स आ जाएंगे सिस्टम में, क्योंकि मैंने बहुत अच्छे से करवाया है, कोशिश की है करवाने की। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू, हैव ए नाइस डे, मे गॉड ब्लेस यू।